Lakshya Coaching Center. Learn a practice a success. हेलो स्टूडेंट, तो अगला संख्या हम लोग पढ़ने वाले हैं विषम संख्या। देखते हैं विषम संख्या क्या है। तो वह संख्या जो दो से विभाजित न हो, यानी कि दो से न कटे, उसे क्या कहते हैं? विषम संख्या कहते हैं। वह संख्या जो दो से विभाजित न हो उसे विषम संख्या कहते हैं। जैसे में लिखा है हम लोग को 1, 3, 5, 7, ये सब ऐसी संख्या हैं जो दो से विभाजित नहीं होती हैं। इन संख्याओं को विषम संख्या कहा जाता है। अभी हम लोगों ने पढ़ा है सम संख्या पर एक फॉर्मूला था, उस पर क्वेश्चन बनाया है। अभी हम लोग पढ़ेंगे अभाज्य संख्या। अभाज्य संख्या क्या होती है? जिसका केवल दो गुणनखंड हो। कहने का मतलब वह एक से और स्वयं से विभाजित होनी चाहिए, यानी कि वह एक और स्वयं के अलावा किसी से विभाजित नहीं होगी। जैसे हम लोग देखेंगे, जैसे 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 23, 29, 31, इसी तरह डॉट डॉट जाएगा। यहाँ पर हम सबसे पहले आपसे पूछा जाएगा कि दो अभाज्य संख्याओं का HCF क्या होता है। लिखेंगे हम लोग, दो अभाज्य संख्याओं का HCF। दो अभाज्य संख्याओं का HCF। अगला, सबसे छोटी अभाज्य संख्या, सबसे छोटी अभाज्य संख्या। अगला पूछा जाएगा, क्या एक अभाज्य संख्या है? अगला, दो अंकों की सबसे छोटी अभाज्य संख्या। अगला, दो अंकों की सबसे बड़ी अभाज्य संख्या। देखते हैं इन सब के बारे में। जब भी पूछेगा आपसे दो अभाज्य संख्याओं का HCF क्या होता है, तो हमेशा बताएंगे हम लोग एक होता है। सबसे छोटी अभाज्य संख्या हमेशा दो से ही स्टार्ट होती है, तो सबसे छोटी क्या हो जाएगी? दो। तो सबसे छोटी अभाज्य संख्या हमेशा दो होती है। क्या एक अभाज्य संख्या है? तो बोलेंगे नहीं, क्योंकि दो से ही स्टार्ट हो रहा है, एक इसमें नहीं है, तो एक इसमें अभाज्य संख्या नहीं होगा, तो लिखेंगे हम लोग नहीं। अगला, दो अंकों की सबसे छोटी अभाज्य संख्या। यहाँ पर एक अंक है, यहाँ पर दो अंक है, दो अंक में सबसे छोटा यही है 11। दो अंकों की सबसे छोटी संख्या क्या हो जाएगी? तो 11। और आगे तक जाएंगे, दो अंकों की सबसे बड़ी संख्या तो 99 नहीं होगा, 98 नहीं होगा, कौन सा होगा? 97 होगा। चलिए देखते हैं। यहाँ पर लिखा है सहअभाज्य संख्या, लिखेंगे वैसी संख्या या वैसी संख्याएं जिनका HCF एक होता है। वैसी संख्याएं जिनका HCF एक होता है उन्हें क्या कहते हैं? सहअभाज्य संख्या कहते हैं। जिसे एग्जाम्पल हम लोग देखेंगे, मान लेंगे 2, 3, तो इसका HCF क्या हो जाएगा? इसका HCF हो जाएगा 1। उसी तरह लेंगे जिससे कि 5, 7, इसका भी HCF क्या हो जाएगा? 1 हो जाएगा। उसी तरह 10, 17,
ये सब क्या हो जाएगा, इसका एचसीएफ क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। मतलब कहने का मतलब वैसी संख्या जिनका एचसीएफ केवल 1 होता है उसे क्या कहते हैं, सभाज्य संख्या कहते हैं। तो स्टूडेंट अगला संख्या है हम लोग का भाज्य संख्या, इसके बारे में पढ़ते हैं। लिखा है यहाँ पर भाज्य संख्या वह संख्या जो एक और स्वयं को छोड़कर दूसरी संख्या से भी कटे उसे क्या कहते हैं, भाज्य संख्या कहते हैं। मतलब कि संख्याएं वैसी होनी चाहिए जो एक से भी कटे और स्वयं से भी कटे, उसके अलावा किसी अन्य पहाड़ से भी कटे, उसी को क्या कहते हैं, भाज्य संख्या कहते हैं। जैसे में दिया गया है जिससे कि 4 1 से भी कट रहा है और 4 से भी कट रहा है, लेकिन दूसरी संख्या कौन सी है, 2 से भी क्या हो रहा है, कट रहा है। इस तरह से हम 8 2 और 4 और 8 से कट रहा है, उसी तरह 12 2 3 4 6 12 इन सभी से कट रहा है। तो ये सब संख्या क्या हो जाएंगी, तो भाज्य संख्या हो जाएंगी। और नोट में समझेंगे हम लोग, सबसे छोटी भाज्य संख्या क्या होती है, तो 4 होती है। सबसे छोटी भाज्य संख्या 4 होती है। और सबसे छोटी भाज्य और सबसे छोटी अभाज्य संख्या का गुणनफल पूछा है यहाँ पर हम लोग को। तो सबसे छोटी भाज्य संख्या क्या होती है हम लोग का, 4 होता है, और सबसे छोटी अभाज्य संख्या क्या होता है, 2। इन दोनों का गुणनफल क्या होता है, 8 होता है। अगला संख्या हम लोग का परिमेय संख्या है, चलिए इसके बारे में पढ़ते हैं। लिखा है यहाँ पर परिमेय संख्या यानी कि वह संख्या जो p बटे q के रूप में लिखा जा सके उसे क्या कहते हैं, तो परिमेय संख्या कहते हैं। जहाँ p तथा q क्या है, तो पूर्णांक है और q का मान शून्य नहीं होना चाहिए, अर्थात q इक्वल टू नोट 0 होगा वहाँ पर। आज जैसे में हम लोग देखेंगे जैसे 1/4 ये भी क्या है, p बटे q के रूप में है, यानी कि यह परिमेय संख्या है। 5/7 और 22/7 भी क्या है, तो एक परिमेय संख्या, क्योंकि इसे p बटा q के रूप में लिखा गया है। लेकिन यहीं पर पूछ देगा कि पाई कौन सी संख्या है, तो पाई अपरिमेय संख्या होगा, क्योंकि पाई का मान होता है 22/7। तो 22/7 पूछा जाएगा तो हम लोग बताएंगे परिमेय संख्या है, अगर पाई पूछा जाएगा तो बताएंगे अपरिमेय संख्या। उसी तरह अगला है 0 0 को भी हम लोग लिख सकते हैं बटे में करके, तो 0 भी क्या है, परिमेय संख्या। उस तरह ये संख्या अगर दशमलव में अगर कट जा रही है संख्या तो ये भी क्या हो जाएगा, परिमेय संख्या। उसके बाद पूछा है कि क्या शून्य एक परिमेय संख्या है, तो आंसर लिखेंगे हम लोग कि हाँ, क्योंकि इसे p बटा q के रूप में लिखा जा सकता है, इसलिए क्या शून्य एक परिमेय संख्या है। अगला संख्या हम लोग का अपरिमेय संख्या। देखते हैं यहाँ पर, वह संख्या जिसे p बटे q के रूप में न लिखा जा सके उसे क्या कहते हैं, तो अपरिमेय संख्या कहते हैं। और परिमेय संख्या हम लोग क्या पढ़े थे कि जिसे p बटा q के रूप में लिखा जा सके उसे परिमेय कहते हैं, लेकिन जो अपरिमेय संख्या है इसे p बटे q के रूप में नहीं लिखा जाएगा। एग्जाम्पल है जैसे कि √2 √3 √4 नहीं होगा, क्योंकि √4 का जो वर्गमूल होता है, √4 का वर्गमूल होता है 2, यानी कि जिसका वर्गमूल निकल जाएगा वो सभी क्या हो जाएंगी, परिमेय संख्या, लेकिन जिसका नहीं निकलेगा वो क्या हो जाएंगे, अपरिमेय संख्या है। जैसे √5। और नोट में हम लोग याद रखेंगे कि पाई कौन सी संख्या है, तो पाई अपरिमेय संख्या है। √7 ऐसी जो दशमलव में संख्याएं होंगी और जिनके आगे डॉट डॉट लगा रहेगा वो सभी क्या हो जाएंगे, अपरिमेय संख्या हो जाएंगे। नोट में लिखा है पाई एक कैसी संख्या है, तो पाई एक अपरिमेय संख्या है। और 3 + √2 यानी कि मान लेंगे कि किसी भी अपरिमेय संख्या में अगर परिमेय संख्या को जोड़ देंगे तो उसका योग क्या ही आएगा, तो अपरिमेय संख्या ही आएगा। और √36/25 इन दोनों का वर्गमूल निकल जाएगा, यानी कि 6/5 यह एक परिमेय संख्या हो जाएगी। और √17 इसका वर्गमूल नहीं निकलेगा, इसलिए यह क्या हो जाएगी, एक अपरिमेय संख्या हो जाएगी। चलो स्टूडेंट अगला संख्या हम लोग पढ़ने वाले हैं, सम्मिश्र संख्या। देखते हैं, वास्तविक संख्या में काल्पनिक संख्या को जोड़ने पर जो परिणाम आता है उसे क्या कहते हैं हम लोग, सम्मिश्र संख्या कहते हैं। और जो a + b आयोटा, इस i को बोलेंगे हम लोग आयोटा, जो a + b आयोटा के रूप में होती है, जहाँ पर a जो a वाला भाग है उसको क्या बोलेंगे, वास्तविक भाग बोलेंगे, और जो b वाला भाग है उसको क्या बोलेंगे, काल्पनिक भाग बोलेंगे। जहाँ a वास्तविक भाग है और b काल्पनिक भाग है, जैसे यहाँ पर दिया है 3 + 5 आयोटा, तो 3 हो गया आपका वास्तविक भाग और क्या हो जाएगा, 5 आयोटा हो जाएगा आपका काल्पनिक भाग। इसी तरह बोलेंगे, इसको पूरा मिलाकर बोलेंगे तो क्या हो जाएगा, सम्मिश्र संख्या। ये भी है सम्मिश्र संख्या, ये भी है, ये वास्तविक भाग हो गया, ये काल्पनिक भाग हो गया, ये है आपका सम्मिश्र संख्या। अगला संख्या हम लोग पढ़ने वाले हैं, काल्पनिक संख्या। देखते हैं, काल्पनिक संख्या वह संख्या है जिसका वर्ग करने पर ऋणात्मक परिणाम आता है। मतलब कि वैसी संख्या है जिसका हम लोग स्क्वायर अगर निकालेंगे तो वह कैसा आएगा, ऋणात्मक, यानी कि माइनस में आएगा। इसे एक काल्पनिक इकाई, इसको बोलते हैं आयोटा से सूचित करते हैं, जिसे आयोटा कहते हैं। आयोटा का मान होता है अंडर रूट में -1, वहीं पर अगर आयोटा का हम लोग स्क्वायर कर देंगे तो उसका मान हो जाता है -1। ठीक है, उदाहरण दिया है यहाँ पर, 5 आयोटा एक कैसी संख्या है, तो काल्पनिक संख्या है, इसका वर्ग करने पर -25 होगा। क्यों, कैसे आएगा -25, देखते हैं। यहाँ पर लिखा है 5 आयोटा का होल स्क्वायर, तो यहाँ पर अलग अलग करेंगे तो 5 का स्क्वायर करेंगे, फिर आयोटा का स्क्वायर करेंगे
5 का स्क्वायर हो जाता है 25 और गुणा का गुणा रहने देंगे। और आयोटा का स्क्वायर यहाँ पर हम लोग देखे हैं कि -1 होता है, तो -1 लिख देंगे यहाँ पर। 25 गुणे -1 बराबर आ जाएगा आप लोग का -25। Lakshya Coaching Center. Learn a practice a success.